ठीक है, आज हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। तुम लोग से मैक्सिमम बच्चों के स्कूल में गॉस लॉ हो चुका होगा, हो गया है? यस सर। ठीक है, तो देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो गॉस लॉ को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा फ्लक्स क्या होता है। हमारा पहला टॉपिक है फ्लक्स। हमारा पहला टॉपिक है फ्लक्स, समझो। हाँ, बनाने या आप भेजेंगे? क्या चीज? नोट्स। नोट्स तो मैं भेजूंगा, लेकिन मैं भेजूंगा, छोड़ दो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो पहला चीज जो मैं बता रहा हूं वो है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? देखो, फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग मूविंग, कलेक्शन ऑफ समथिंग फ्लोइंग। कोई चीज फ्लो कर रहा है, हमको उसको कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करना है। या इसको हम ये बोल सकते हैं दैट amount of a flowing quantity collected by, or you can say passing through an area, जाने अनजाने हम इसका यूज अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा करते हैं। जाने अनजाने इसका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा करते हैं। ये बात और है कि हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं आज के डेट में, उसको एक क्वांटिटी को नाम भी देंगे। जब हम किसी शावर में नहाते हैं तो क्या करते हैं, अपने फेस को हम क्या करते हैं कि फेस को जो है उस शावर के फ्लो के परपेंडिकुलर डालते हैं, ताकि हमको ज्यादा वाटर मेरे ऊपर गिरे। अगर एक टेबल फैन है और टेबल फैन चल रहा है, वो एयर फेंक रहा है। अगर कोई टेबल फैन है, स्टैंडिंग फैन है, जो कि एयर फेंक रहा है और हम बहुत गर्मी से आए हैं, हम क्या करते हैं, उस एयर के परपेंडिकुलर खुद को खड़ा रखते हैं ताकि मैक्सिमम एयर हमारे ऊपर आ सके। जो विंड मिल होता है, विंड मिल के पीछे उसकी जो उसका ब्लेड्स होता है, उसके पीछे एक वो लगा होता है, प्लेट लगा होता है, जो उसको हमेशा विंड के डायरेक्शन में अलाइन करता है। पतंग जो होता है, पतंग में क्या होता है, काइट के केस में अगर वो फ्लो के परपेंडिकुलर उसका सरफेस होता है तो वो मैक्सिमम लिफ्ट लेता है। उसी तरह से अगर हमको बारिश हो रही है और बारिश में तुमको किसी बकेट में पानी भरना है, तो तुम क्या चाहोगे, बकेट का माउथ जो है उससे तुम चाहोगे क्या कि उसके माउथ को फ्लो के परपेंडिकुलर रखें ताकि मैक्सिमम कलेक्शन हो। यही फ्लक्स होता है, यही फ्लक्स होता है। हम इसका यूज हर जगह करते हैं, इसका यूज हम हर जगह करते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं रेन का। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। मान लो बारिश हो रही है, किसी बच्चे को बोलोगे बारिश हो रही है तो बोलेगा कि हाँ, किसी बच्चे को बोलो कि एक डायग्राम बनाओ, एक फोटो बनाओ जिसमें बारिश हो रही हो, तो बच्चा इस तरह से बनाएगा। अब तो बोलो नहीं बेटा तेज बारिश हो रही है, अब उसको बोलो नहीं बेटा तेज बारिश हो रही है, तो बच्चा इस तरह बनाएगा। एक 5-6 साल का बच्चा भी इस बात को समझता है कि बारिश तेज हो रही हो तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा दिखाना पड़ता है। बट 11वीं और 12वीं बच्चों को पढ़ाना पड़ता है कि अगर फील्ड स्ट्रांग हो, बारिश तेज हो रही हो तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगा। फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस शोन पर यूनिट एरिया। जितना डेंस लाइन होगा उतना ज्यादा फील्ड होता है। ठीक है, जो भी है, तो ये होता है। अब इसमें तुम क्या चाहते हो, बकेट लाते हो, तुम कहीं से एक बकेट लाते हो, उस बकेट में पानी भरना चाह रहे हो। तो तुम जब पानी भरोगे तो समझो, एक तरीका तो ये है कि तुम बकेट को लाओ और इस तरह से रख दो। एक तरीका ये तुम बकेट को लाओ और इस तरह से रख दो, बीकर को इस तरह से रख दो, पानी इसमें जमा ही नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि तुम बकेट को लाओ और इस तरह से रख दो, इन सबसे ज्यादा पानी जमा होगा। और तीसरा तरीका है कि तुम बकेट को लाओ और थोड़ा टिल्ट करके रख दो, जमा तो होगा
ये उतना नहीं होगा जितना यहां हो रहा था। यानी कि जो कलेक्शन है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। समझो, कलेक्शन जो है, कलेक्शन ऑफ वाटर, वाटर कितना कलेक्ट होगा वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। कौन कौन सा? पहला फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ व्हाटएवर इज फ्लोइंग। स्ट्रेंथ ऑफ व्हाटएवर इज फ्लोइंग, चाहे वो पानी फ्लो कर रहा हो, चाहे वो विंड फ्लो कर रहा हो, चाहे वो करंट फ्लो कर रहा हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फ्लो कर रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा हो, चाहे वो विंड फ्लो, कुछ भी हो, जो भी फ्लो कर रहा है उसके स्ट्रेंथ पे कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा फ्लो करेगा कलेक्शन उतना ज्यादा होगा। दूसरा, एरिया ऑफ दिस माउथ, इस माउथ का एरिया, ये जो तुम बकेट लिए हो इसका एरिया कितना है। ये बकेट का तुम माउथ लिए हो, कितना बड़ा बकेट है, जितना बड़ा बकेट होगा उतना ज्यादा कलेक्शन होगा। कलेक्शन बकेट के माउथ के एरिया में डिपेंड करता है। ज्यादा चौड़ा होगा तो कलेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो उसके ज्यादा फ्लो को इंटरसेप्ट कर पाएगा, वो उसके ज्यादा फ्लोइंग क्रॉस सेक्शन को इंटरसेप्ट कर पाएगा। तीसरा एक और फैक्टर होता है, वो होता है ओरिएंटेशन। वो क्या होता है? ओरिएंटेशन। ये जो एरिया है वो किस तरह से अलाइंड है, ये एरिया जो किस तरह से अलाइंड है विथ फील्ड वेक्टर। समझो, हम अगर फील्ड को हम यहां वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं हमारे केस में, समझो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हम इसको बोल सकते हैं फील्ड। कोई भी चीज, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज जो फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जिधर फ्लो कर रहा है, मैग्नीट्यूड कितना, उसकी स्ट्रेंथ के बराबर। ये, और हम फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तुमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose two sides are represented by वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां देखो, एरिया एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल होता है और उसका डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो हम अगर इसको एरिया वेक्टर मान लें, इसको अगर हम एरिया वेक्टर मान लें, समझो कहने का मतलब है एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड कितना, एरिया के इक्वल। यहां एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहां मैक्सिमम कलेक्शन है। यहां पे एरिया कितना है, थीटा, यहां 0 डिग्री है, तो यहां मैक्सिमम कलेक्शन है। यहां बताओ, इस पार्ट में एरिया वेक्टर ऐसे करके, एरिया वेक्टर इस तरह से और फील्ड वेक्टर इस तरह से, एंगल कितना है फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में, 90 डिग्री, 0 कलेक्शन, नो कलेक्शन। और यहां पे देखो, एरिया वेक्टर होगा इस तरह से, एरिया वेक्टर इस तरह से इसके परपेंडिकुलर, और फील्ड वेक्टर इस तरह से, फील्ड वेक्टर इस तरह से है, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर यानी थीटा बना रहा है। तो ये जो कलेक्शन करता है ये सिर्फ उतना ही कलेक्शन कर पाता है, ये उतने ही पार्ट ऑफ फ्लो को इंटरसेप्ट कर पाता है, रोक पाता है, टकरा पाता है। जितना फ्लोइंग पार्ट इसके बाउंड्री से टकराएगा, उसके अंदर लाई करेगा, वही उससे पास करेगा। जो उसके बाहर लाई कर रहा है वो पास नहीं करेगा। इसका जो परछाई होता है, इस एरिया का जो परछाई होता है, कहां पे, और ये लाइट है, समझो फील्ड की जगह अगर लाइट है और फील्ड की जगह ये लाइट है, तो इस एरिया का जो शैडो बनता है किस पे, ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू, ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड वेक्टर। अगर इस फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लो, उस पे इस एरिया का परछाई निकालो, ये कितना आएगा, a cos थीटा, यानी प्रोपोर्शनल टू cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। हम अगर तीनों को मिला दें, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स में एक नया नाम दिया गया फ्लक्स। फ्लक्स को हम बोलते हैं फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई फील्ड डॉट ए। समझो, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, यानी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इंटू प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन्स।
सो ये ई कॉस थीटा जो होता है, समझो ये ए कॉस थीटा जो होता है, ये क्या होता है समझो, ये ए कॉस थीटा क्या होता है समझो, दिस ए कॉस थीटा इज शैडो ऑफ और प्रोजेक्शन ऑफ शैडो ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया नॉर्मल टू शैडो ऑफ एरिया ऑन ए प्लेन नॉर्मल टू वेक्टर ई। बड़ा सिंपल सा बात है, समझो। जब इस केस में ये रिंग था भाई, जैसे ये कोई रिंग है, जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई रिंग है, यही कोई रिंग है, मान लो ये डिस्क के टाइप से है। अब मान लो लाइट अगर इधर से बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है, अगर लाइट इधर से आ रहा है और बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है, या फिर समझो बारिश हो रही है और बारिश की जगह क्या है, लाइट है, बारिश की जगह लाइट गिर रहा है, पैरेलल बीम गिर रहा है। अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो इसका जो शैडो बनेगा वो सर्किल ही बनेगा। और जब उसको वैसे टिल्ट करेंगे, जब हम इसको इस तरह से टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इलिप्स बन जाएगा। और ऐसे ही कर देंगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, यानी एरिया कितना होगा, जीरो। एरिया कितना होगा, जीरो। हम तुमको बताएंगे फील्ड वेक्टर इसमें ए वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है ई डॉट ए। कोई भी चीज फ्लो कर रहा हो, अगर तुम एरिया को, अगर तुम उस रिंग को उसके परपेंडिकुलर रखोगे, तो वो सबसे ज्यादा कलेक्शन करेगा, क्योंकि जो चीज फ्लो हो रहा है उसको सबसे ज्यादा एरिया उसको क्या कर पाएगा, रोक पाएगा, इंटरसेप्ट कर पाएगा। अगर उसको ऐसे कर दोगे तो बिल्कुल इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो शैडो बनेगा, अगर ये लाइट है, इसका जो शैडो बनेगा इस प्लेन पे, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन मींस क्या हो गया, एरिया हो जाएगा जीरो। और थोड़ा सा टिल्ट करोगे थोड़ा सा, तो ए कॉस थीटा होता है। तो वो होता है फ्लक्स का मतलब होता है कलेक्शन। फ्लक्स का मतलब होता है कलेक्शन। पहली बात ये समझो। कोई डाउट इसमें? तो फ्लक्स का बेसिक मतलब समझ लो, वो होता है कलेक्शन। किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, करंट का, चार्ज का, फील्ड का, पानी का, हवा का, ठीक है। फ्लक्स होता है एक पर्टिकुलर पोर्शन से कितना पास कर रहा है, वो कितना उसको अपने थ्रू से पास होने दे रहा है, वो उसके थ्रू फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। चलो, अब जब तुमने ये समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ए का मतलब है एरिया वेक्टर, और इस डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द एरिया। तो देखो, अब अगर हम इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में आए तो हम ये कहेंगे, मान लो ये कोई एरिया है, ये एक छोटा सा एरिया है इस टाइप से, ये कोई पैच है। पैच है मतलब क्या है? ये किसी सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये किसी सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा है ना। यहां पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये क्या है? डीए वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? डीए। और डायरेक्शन क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। हम कह सकते हैं इसकी डायरेक्शन है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे अगर ये पेज है, ये अगर पेपर है, इसके परपेंडिकुलर, देखो इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। मान लो इस पॉइंट पे एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो है ई वेक्टर। इस पॉइंट पे, लोकल पॉइंट पे जो फील्ड है ई वेक्टर, और इन दोनों में एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे डी फाई इसके थ्रू जो होगा फ्लक्स, इस एरिया के थ्रू इसका फ्लक्स जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ई डॉट डी है। डीए इतना छोटा है कि भले ये फील्ड वेरिएबल भी हो, हम स्मॉल पोर्शन के लिए फील्ड को क्या मान सकते हैं? यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो डी फाई होता है ई डॉट डी ए, ये होता है फ्लक्स थ्रू दिस। अब समझो, बिकॉज ये सरफेस ओपन है, ओपन मीन्स क्लोज तो है नहीं, ये सरफेस जो है ओपन है। ओपन सरफेस के केस में जो पूरी तरह से बंद ना हो, हम इसको भी मान सकते हैं एक डायरेक्शन, और इसको भी मान सकते हैं, हम दोनों साइड को मान सकते हैं। सो फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन एरिया, वी कैन टेक any direction
as positive direction of एरिया वेक्टर। समझो इसका मतलब, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है और ये ओपन सरफेस है, तो प्लस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर के कैप भी है और माइनस के कैप भी है। तुम किसी को भी ले सकते हो। ओपन सरफेस के केस में देयर टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर, वन दिस साइड नॉर्मल टू द प्लेन, वन दिस साइड नॉर्मल टू द प्लेन, यू कैन टेक एनीथिंग। उसमें कोई डिफिनीशन नहीं, वो कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए अगर तुमसे ओपन सरफेस के थ्रू अगर हम फ्लक्स पूछेंगे, हम तुमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेंगे, डायरेक्शन नहीं पूछेंगे। दैट इज वाई इफ आई वांट टू, तो उसे प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ क्या पूछेंगे, मैग्नीट्यूड पूछेंगे। क्योंकि ओपन सरफेस के केस में यू आर फ्री टू टेक एनी डायरेक्शन आउट ऑफ द टू नॉर्मल, वेदर इन दिस डायरेक्शन और वेदर इन दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो तुमको वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पूछा जाएगा। पहली बात ये समझो। अब यहां समझो, अगर तुम्हारा फील्ड पूरे एरिया पे सेम है, अगर तुम्हारा फील्ड, तो इसीलिए अगर तुम फ्लक्स निकालना चाहते हो टोटल, फ्लक्स ये स्केलर क्वांटिटी याद रखना। अगर तुम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हो, टोटल फ्लक्स, वो कैसे निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ डी फाई करोगे। पूरे सरफेस को छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड करोगे। देखो, पूरे सरफेस को छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड करोगे, डीए। ये सारे छोटे छोटे पैचेज हैं और ये सरफेस कर्ड भी है, ये सरफेस कर्ड भी है। यानी यहां पर एरिया वेक्टर इस तरह से है परपेंडिकुलर टू डीए, यहां इस तरह से है, यहां इस तरह से। हर पॉइंट पे जो डीए होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये देखो, यहां डीए ऐसे होगा नॉर्मल, यहां ऐसे, यहां ऐसे। हर पॉइंट पे जो छोटा छोटा इसका तुम सर्किल बनाओगे ना, पैच बनाओगे ना, उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस डीए पे नॉर्मल ऐसे होगा, इस डीए पे नॉर्मल ऐसे होगा, यानी कि हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। तो तुमको इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ क्या कर दोगे, ई डॉट डीए। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, समझो, इफ, यहां स्पेशल केस लेते हैं, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म मींस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अगर फील्ड कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, किसी वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट क्या होगा, सिर्फ डीए वेक्टर। इंटीग्रेट क्या होगा, डीए वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसको इस तरह से करना, हम छोटे छोटे पैचेज लेंगे। एक और इसमें ये होता है, इफ वी आर इंटीग्रेटिंग, वी आर फाइंडिंग फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस। समझो, इफ वी आर कैलकुलेटिंग फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस, we are calculating flux for a closed surface। क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे फुटबॉल चारों तरफ से बंद, क्यूब चारों तरफ से बंद, एक सिलेंडर चारों तरफ से बंद, एक बंद किया हुआ कोन जिसका बेस भी बंद हो। अगर पूरी तरह से बंद है, चारों तरफ से बंद है, अगर कोई सरफेस पूरी तरह से बंद है, जैसे एग होता है, अंडा होता है, जैसे ये है, ये जो सरफेस है चारों तरफ से बंद है, पैक है, अगर इसकी तरफ फ्लक्स निकाल रहे हो तो हम उस इंटीग्रेशन को अलग इंटीग्रेशन दिखाने के लिए यहां एक सर्किल दे देते हैं। फ्लक्स थ्रू क्लोज लूप, क्लोज सरफेस जब होता है, जब हम पूरा क्लोज सरफेस लेते हैं, इसको बताने का हमारे पास तरीका है। व्हाट वी डू इज दैट वी पुट हियर ए सर्किल, हम यहां एक सर्किल दे देते हैं। ये सिंपल इंटीग्रेशन ही है, बट ये सर्किल क्या बता रहा है, इट इज फॉर ए क्लोज सरफेस, ई डॉट डी ए। ये कोई नया इंटीग्रेशन नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंट्स वन थिंग, दैट दिस इंटीग्रेशन हैज बीन परफॉर्म्ड ओवर द एंटायर सरफेस।
वो हाफ स्फेयर के लिए नहीं है, वो फुल स्फेयर के लिए या फुल क्यूब के लिए है। इसको हम बताएंगे क्या होता है। पहले ये समझो, तो पहले हम तुमको फ्लक्स बताते हैं। अगर तुमसे हम फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहें, तो क्या पूछेंगे? ठीक है, और तुमसे हम फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्या पूछेंगे? ठीक है, समझना फ्लक्स क्या होता है। मैं इसको फिर से दिखाऊंगा। ये कोरोना नहीं है, ये आलू है। आलू मीन्स पोटैटो। इसमें मैंने क्या किया है, अगरबत्तियों का कुछ लकड़ी था बचा हुआ, उसको घोंप दिया है। हर पॉइंट पे जो ये अगरबत्ती के, देखो ये जो तुमको दिख रहा है पेन से बना हुआ, वो डीए वेक्टर है। ये पेन से छोटे छोटे मैंने पैचेस बनाए हुए हैं ना, वो सब क्या है? डीए वेक्टर है। अलग अलग पॉइंट पे डीए वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, डीए डीए डीए, बट डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्मल। हर पॉइंट पे नॉर्मल है। तुमको बताएंगे जब उस पे आएंगे, तब किस पे? जब आएंगे गॉस लॉ पे, होता क्या है। ठीक है, सो ये होता है डीए वेक्टर। ठीक है, ये होता है डीए वेक्टर। अच्छा एक चीज बताओ, चलो आ रहे हैं, बताऊंगा। ठीक है, दिस इज डीए वेक्टर। पहले क्वेश्चन लेते हैं, समझना है इसको। तो पहले चीज मैं ये जानना चाहता हूं तुम लोगों से, मान लो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे एक लूप रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? यहां एक लूप रखा हुआ है ऐसे करके। दिस इज ए क्लोज लूप, जिसको रिंग कह लो। ये एक रिंग रखा हुआ है इन एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। इसकी रेडियस कितनी है? आर है। इसकी रेडियस है आर, और यहां पे एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इफ ए यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट, व्हाट इज दैट? ई नॉट के कैप या ई नॉट आई कैप। अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कितना है? ई नॉट आई कैप, मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कितनी? ई नॉट, और डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। तो बताओ इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? फाइंड फ्लक्स थ्रू लूप, फाइंड फ्लक्स थ्रू लूप। कितना होगा बताओ? यूनिफॉर्म फील्ड है, मीन्स फील्ड इज लाइक दिस। एक यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से, इसकी मैग्नीट्यूड है ई नॉट और डायरेक्शन है आई कैप। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा थ्रू द लूप? 0। करेक्ट, 0 0। क्यों? बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या ई डॉट डी ए। हर पॉइंट पे ये थीटा कितना है? 90 डिग्री है। बताओ तो इसका जो तुम एरिया वेक्टर लोगे वो या तो बाहर लोगे के कैप में या फिर माइनस के कैप में। ये अगर एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो तुम एरिया वेक्टर जो लोगे वो किधर लोगे? या तो के कैप में लोगे या माइनस के कैप में लोगे, प्लस माइनस के कैप में लोगे। तुम इसका एरिया वेक्टर जो लोगे वो क्या लोगे? पाई आर स्क्वायर। वो तो ठीक है, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? प्लस माइनस के कैप। तो जब आई कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे कितना आएगा? 0। ये हो जाएगा 0। रिंग इस तरह से है, समझो, रिंग इस तरह से है, ठीक है, और फील्ड ऐसे पास कर रहा है, इसको ग्रेज करता निकल जाएगा, इसको टेंजेंशियली टच करता निकल जाएगा, कोई पार ही नहीं करेगा इसमें से। उसी तरह से अगर ये जे कैप की जगह हम ये आई कैप की जगह अगर हम इसको क्या डाल देते, समझो जे कैप, तब भी क्या होता है? 0, क्योंकि जे कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ भी क्या होता है? 0। अगर हम इसको
आई कैप और जे कैप का कॉम्बिनेशन कर देते, अगर हम इसको आई कैप और जे कैप का कॉम्बिनेशन कर देते, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, तब भी जीरो होता, क्योंकि चाहे फील्ड ऐसे हो, चाहे फील्ड ऐसे हो, चाहे इस प्लेन में कैसे भी हो, फ्लक्स नहीं होगा। अगर फील्ड की वैल्यू हो जाए ई नॉट के कैप, मैग्नीट्यूड ई नॉट, डायरेक्शन के कैप, मीन्स तुम्हारे तरफ, फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट डायरेक्शन क्या, तुम्हारे डॉट, तुम्हारे तरफ, सारा फील्ड एक तीर के तरफ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एरोज की तरह तुम्हारी तरफ आ रहा है, सब फील्ड तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है। उस केस में यहां फ्लक्स कितना आएगा बताओ। अब बताओ, अगर फील्ड के कैप है और ये भी प्लस या माइनस के कैप के डायरेक्शन में है, तो क्या लिख देंगे, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, थीटा का मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री, इसलिए इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछेगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, बी कितना हो गया, सॉरी ई ए, ई डॉट ए, ई कितना था ई नॉट, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और फील्ड भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर में एंगल 0 डिग्री है, ये हो जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस या माइनस हम हमेशा मॉड लेते हैं, तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो अब एक काम और काम कर रहे हैं, सोचना इस पे, यानी अगर यहां ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप होता, सपोज ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप, तो क्या करते हैं, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप डॉट डॉट पाई आर स्क्वायर के कैप, एरिया वेक्टर यहां क्या हो जाएगा बताओ, एरिया वेक्टर यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के कैप, तो ए डॉट बी निकालते हैं, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप, अगर फील्ड देता डॉट पाई आर स्क्वायर के कैप, तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, सिंपली क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू ई नॉट। ठीक है, अब देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा ना होता, अगर क्वेश्चन ऐसा ना होता, कैसा होता, क्वेश्चन होता इस तरह से, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछता, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, यहां एक स्क्वायर शेप का एक लूप रखा हुआ है, जिसका दो साइड्स एक्स और वाई के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यहां एक स्क्वायर शेप लूप रखा हुआ है, ये स्क्वायर, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, ये स्क्वायर लूप, ठीक है। यहां पे फील्ड है वो इस तरह से है, यहां जो फील्ड है वो तुम्हारे तरफ है, यहां जो फील्ड है ई, जो यहां एग्जिस्ट कर रहा है ई, वो दिया हुआ है ई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स के कैप। इसका मतलब क्या हुआ समझो, अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स के कैप का मतलब क्या हुआ समझो, इसकी मैग्नीट्यूड एक्स के प्रोपोर्शनल है, इसकी मैग्नीट्यूड एक्स के प्रोपोर्शनल है, मींस पहली बात तो इसकी डायरेक्शन तुम्हारे तरफ है, किधर है, तुम्हारे तरफ है, तो यहां जो फील्ड होगा, यहां जो फील्ड होगा इस तरह से होगा, देखो यहां फील्ड होगा इस तरह से तुम्हारे तरफ, कितना होगा ई, यहां फील्ड है तुम्हारे तरफ से ई, इस पर्टिकुलर एक्स पे देखो, इस पूरे लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, ये फील्ड तुम्हारे तरफ है ई। जब तुम यहां से दूर जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्स कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एक्स कोऑर्डिनेट है, जितना तुम यहां से राइट जाओगे, फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। लेकिन जो इसकी डायरेक्शन वो हमेशा के कैप में तुम्हारे तरफ है। अब अगर इसके थ्रू फ्लक्स पूछेगा तो क्या करेंगे, अब अगर इसके थ्रू फ्लक्स पूछेगा तो क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये x के साथ बदल रहा है, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, और इसकी कुछ फील्ड की वैल्यू थी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे इसकी वैल्यू कितनी थी फील्ड की, इस पूरे लाइन पे कितनी थी, अल्फा x। यहां फील्ड कितनी थी, अल्फा x। तो जैसे हम इस x को बदलेंगे फील्ड भी बदल जाएगी, लेकिन हमको फ्लक्स निकालना है। हम क्या करते हैं, यहां थोड़ा सा एक स्ट्रिप लेते हैं, पतला सा स्ट्रिप लेते हैं। कौन सा स्ट्रिप, हम x के बाद कितना लेते हैं, डिस्टेंस dx। हम x के बाद कितना डिस्टेंस लेते हैं, dx। हम कहते हैं कि लेफ्ट एंड पे फील्ड कितना था, अल्फा x, तो राइट एंड तक मान लो क्या है, ये अल्फा x ही है। तो इस स्ट्रिप के थ्रू, कौन सा स्ट्रिप के थ्रू, यहां फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, अल्फा x। तो इस स्ट्रिप के थ्रू अगर तुम निकालना चाहते हो फ्लक्स तो क्या होगा, इसके थ्रू d फाई हो जाएगा। देखो d फाई हो जाएगा। इस पॉइंट पे फील्ड कितनी थी, अल्फा इंटू एक्स, यहां d फाई हो जाएगा। इसके थ्रू हम निकाल रहे हैं d फाई। समझो, हम पूरे के थ्रू एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरिएबल है। हम एक पतला सा स्ट्रिप लिए हैं dx, और एज्यूम कर लिए हैं इस पूरे dx पे जो फील्ड है, इस पूरे dx के थ्रू, इस पतले से स्ट्रिप के थ्रू जो फील्ड है वो कांस्टेंट फील्ड है, कितना, अल्फा x। तो क्या लिखेंगे, फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, कितना, अल्फा x। इसकी एरिया कितनी होगी बताओ, ये लेंथ हो गया l, ये हो गया dx, ये हो गया l, ये हो गया dx, और एंगल तो 0 डिग्री होगा ही। क्यों होगा, बिकॉज ये जो एरिया dA वेक्टर है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहां जो आपको आ रहा है जो फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब इसके थ्रू फ्लक्स, यानी कि इसका मतलब क्या मिला तुमको, ये अल्फा x इंटू एल डी एक्स। इसका मतलब जो फ्लक्स इसके थ्रू है वही फ्लक्स इसके थ्रू नहीं है, जो फ्लक्स इसके थ्रू है dx लेंथ में वही इसके थ्रू नहीं है। यहां फील्ड क्या था, वीकर था, तो इसके थ्रू फ्लक्स कम है। यहां फील्ड जितना x बढ़ते गए फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो इसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा। तो हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या करेंगे, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी सिंपली जोड़ना है, इंटीग्रेट कर दो। सो फ्लक्स वुड बिकम इक्वल टू अल्फा आउटसाइड एल आउटसाइड, अल्फा कांस्टेंट एल कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ x dx। कहां से कहां, 0 से l तक। x कहां से लेके जाओगे, 0 से l तक, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये अल्फा इंटू एल स्क्वायर बाय 2, कितना आ जाएगा ये, अल्फा l क्यूब बाय 2। कोई डाउट, किसी कोई डाउट है, अब देखो, चलो हमको कुछ और चीज बताना है, और उसके पहले हम तुमको ये बता दें कि गॉस लॉ क्या होता है। उसके पहले ये बता दें, ये देखो ये क्या है, ये सारे बता रहे हैं डीए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है डीए का, ये पेन से बना हुआ बहुत छोटा है, जितना छोटा कर सकते हो, डीए स्मॉल मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन है बाहर की तरफ, इसको बोल रहे हैं डीए वेक्टर। अगर ये स्फेयर है, मान लो ये स्फेयर है, डीए का इंटीग्रेशन 0 आएगा, सारे डीए वेक्टर का सम करोगे ना तो 0 आएगा। क्यों आएगा, सिमेट्री, सिमेट्री, जितना इधर है उतना इधर भी, जितना इधर उतना इधर भी। याद रखना, अगर कोई क्लोज सरफेस है, समझो फॉर एनी क्लोज सरफेस, हम इसको फिर से बताएंगे, फॉर एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के केस में, ओपन सरफेस के केस में हमारे पास एक पता नहीं था, हम इसको माने। ओपन सरफेस के केस में हम इसको भी मान सकते थे एरिया वेक्टर, और इसको भी मान सकते थे एरिया वेक्टर, क्योंकि दो डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पॉसिबल है, दो साइड में किसी को मान सकते थे। लेकिन क्लोज के केस में हमने डिफाइन किया हुआ है, फॉर ए क्लोज, फॉर एनी क्लोज्ड surface, if we take any small patch on it, direction of any small patch dA on it, direction of
दैट एरिया वेक्टर इज नॉर्मल आउटवर्ड्स, और क्लोज सरफेस है तो वहां पे हमको पता है ये जो डीए वेक्टर है, ये जो डीए वेक्टर है, समझो यहां अगर हमने कोई डीए वेक्टर लिया है क्लोज सरफेस के केस में, दो नॉर्मल बनेगा, इस डीए के ऊपर भी दो बनेगा, एक बाहर के तरफ और एक अंदर के तरफ। तो अगर क्लोज सरफेस है तो वहां पे हम हमेशा डीए वेक्टर क्या लेते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं। उसका कारण क्या है बताऊंगा गॉस लॉ में, ठीक है। जब भी क्लोज सरफेस होगा उसमें किसी पॉइंट पे डीए मानोगे, डीए वेक्टर, उस डीए के ऊपर, उस छोटे से डीए के ऊपर तुम दो नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हो, एक नॉर्मल जो सरफेस से बाहर निकल रहा है और एक नॉर्मल जो सरफेस के अंदर जा रहा है। तो हमको हमेशा सरफेस के बाहर वाले को उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन मानना पड़ता है, ठीक है। तो इसको समझो, इंटीग्रल ऑफ डीए वेक्टर इज 0, इंटीग्रल ऑफ डीए वेक्टर ओवर एनी क्लोज सरफेस। यानी ये जितने वेक्टर तुमको हम दिखा रहे हैं सबका वेक्टर सम जो है, ये वेक्टर सबका वेक्टर सम मिला के 0 आएगा, और क्लोज सरफेस है तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्फेयर है, यहां एक वेक्टर है तो यहां भी तो एक वेक्टर है, ये एक छोटा सा डीए लिए हैं, एक छोटा सा हम क्या किए इसमें पैच बनाए हैं, एक छोटा सा पैच यहां बनाए हैं, एक छोटा सा पैच यहां बनाए, एक छोटा सा पैच यहां बनाए, एक छोटा सा पैच यहां बनाए। हम इसको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर दिया। हर पॉइंट पे इसका एक वेक्टर होगा, ये होगा इसका डीए वेक्टर, जो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। हम कह रहे हैं इंटीग्रल ऑफ डीए वेक्टर इज 0, लेकिन इंटीग्रल ऑफ डीए स्केलर इज 4πr²। अगर ये स्फेयर है, अगर ये एक स्फेयर है, हम अभी आएंगे, इंटीग्रल ऑफ डीए वेक्टर ओवर द एंटायर सरफेस इज 0, इंटीग्रल ऑफ डीए स्केलर इज जो सरफेस एरिया, डीए स्केलर का मतलब सिर्फ सरफेस एरिया को जोड़ना है, बट डीए वेक्टर का मतलब उसके डायरेक्शन को भी जोड़ना है, तो 0 आता है। इंटीग्रल ऑफ डीए वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस इज 0। इंटीग्रल ऑफ डीए स्केलर हॉलो स्फेयर के लिए, मतलब स्फेयर के लिए होगा 4πr²। इंटीग्रल ऑफ डीए स्केलर कोन के लिए क्या होता है 2πrl। इंटीग्रल ऑफ डीए स्केलर मैग्नीट्यूड सिलेंडर के लिए, पूरा सिलेंडर के लिए 2πrl प्लस 2 टाइम्स ऑफ πr²। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डीए वेक्टर और डीए स्केलर में अंतर समझ लो, ठीक है। अब समझो, हम कहते हैं कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, और फील्ड यूनिफॉर्म है तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स 0 होगा। क्यों? आई वॉन्ट टू प्रूव इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स 0 होगा। यानी जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। समझो क्यों? कलेक्शन 0 होगा। हमारे पास का 2 तरीका है, तो गॉस लॉ पाएंगे तुमको और बताएंगे। तो देखो, हमको ये बताना है इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, देन नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस इज 0। समझो इसका मतलब क्या है। ये स्फेयर हो या कुछ भी हो, ये एक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है।
यहां तुमने कोई क्लोज स्फेयर बना दिया, या तुमने कोई सिलेंडर बना दिया, कुछ भी बना दिया, एक कोन बना दिया, क्लोज कोन, या तुमने यहां पे किसी भी शेप का कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस बना दिया। दिस इज क्लोज्ड, दिस इज कंप्लीट स्फेयर, क्लोज स्फेयर। या ये है, समझो इसका बेस भी बंद है, इसका बेस भी बंद है, ये क्लोज्ड कोन, या ये कोई भी है क्लोज सरफेस। एग्जाम्पल दिस पोटैटो, दिस पोटैटो ये क्लोज सरफेस, चारों तरफ से बंद है। ये मौसमी चारों तरफ से बंद है, ये एप्पल चारों तरफ से बंद है, बट ये चारों तरफ से बंद नहीं, एक तरफ खुला हुआ है, ये नहीं। इसको बंद कर दे तब सरफेस होना चाहिए, बट चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। उस केस में जब तुम इसे नेट फ्लक्स निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे? फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई। इंटीग्रल ऑफ डी फाई क्या? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इसका मतलब है इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द एंटायर सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस पे। बिकॉज ई एक कांस्टेंट है, बिकॉज ई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा? ई डॉट किसका इंटीग्रेशन? डीए का। किसका इंटीग्रेशन? डीए का। ई तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। इंटीग्रेट कौन सा होगा? डीए वेक्टर। जब डीए वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे पूरे क्लोज सरफेस में, कितना आएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? जीरो आएगा। क्यों आ रहा है 0? समझो, जितना फील्ड इसमें, जो भी फील्ड लाइन इसमें एंटर करेगा वो कहीं ना कहीं से बाहर भी निकल जाएगा। जो भी फील्ड लाइन इसमें एंटर करेगा वो कहीं ना कहीं से बाहर भी निकल जाएगा। ये वो बाल्टी है, ये वो बकेट है जिसका पेंदी नहीं है। तुम पानी कलेक्ट तो कर रहे हो, ये वो बाल्टी है जिसका पेंदी नहीं है, समझ रहे हो? उसका बॉटम नहीं है। कलेक्शन तो हो रहा था बट रुक नहीं रहा था। द डिफरेंस बिटवीन रेन एंड कलेक्शन, देखो बारिश का होना और कलेक्शन का होना अलग अलग चीज है। हो सकता है बारिश हो रही हो लेकिन बकेट में कलेक्शन नहीं हो पा रहा हो। क्यों नहीं हो पा रहा हो? बकेट का जो बॉटम है वो खुला हुआ है, यानी जितना आ रहा है उतना जा रहा है। नो रेन देन नो कलेक्शन। अगर फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, अगर फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा। समझो, फील्ड ही नहीं है तो काहे का फ्लक्स? लेकिन अगर फ्लक्स 0 है तो हो सकता है फील्ड हो सकता है ना हो। समझे? बारिश नहीं हो रही है, एक बच्चे को भेज दो बाहर कि बारिश का पानी कलेक्ट करके लाओ, बारिश ही नहीं हो रही है तो पक्का कलेक्ट करके नहीं लाएगा। पर अगर वो कलेक्ट करके नहीं ला पाया पानी, इसका मतलब है हो सकता है बारिश हो रही हो सकता है ना हो रही हो। क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन, इसीलिए कहते हैं फील्ड 0 का मतलब फ्लक्स पक्का 0, बट फ्लक्स 0 का मतलब फील्ड में और मे नॉट बी 0। हो सकता है कि फील्ड तो रहा हो, कलेक्ट भी हुआ हो, बट जितना आया हो उतना निकल गया हो, ये भी पॉसिबल है। आएंगे उस पर हम। सो फ्लक्स के 0 होने का मतलब, नेट फ्लक्स के 0 होने का मतलब नेट फील्ड 0 नहीं होता है, बट नेट फील्ड के 0 होने का मतलब नेट फ्लक्स 0 होता है। वो आएंगे जब गॉस, अभी तक मैंने गॉस लॉ स्टार्ट नहीं किया है, मैंने गॉस लॉ स्टार्ट नहीं किया है, हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। हाँ सर, सारे क्लोज सर्फेसेस के लिए डीए 0 ही होगा? हाँ, टोटल डीए 0 होगा सारे क्लोज सरफेसेस के लिए। सारे क्लोज सरफेसेस के लिए टोटल डीए 0 होता है ऑलवेज, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, कैसे भी, कोई भी शेप का हो। ठीक है, देखो गॉस का स्टेटमेंट क्या था समझो।
पहले हम गॉस के स्टेटमेंट से पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है। हमने क्या किया है, हमारे पास स्पेस में कहीं पे 3 चार्ज रखे हुए थे। कौन कौन सा चार्ज था भाई? एक था Q1, एक Q1 चार्ज यहां रखा हुआ था, ठीक है। दूसरा चार्ज यहां पे था, कितना था? -Q2। यहां एक चार्ज रखा था -Q2, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ था सपोज Q3। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ था Q3, यहां Q1, यहां -Q2, यहां Q3, 3 चार्जेस रखे हुए थे। अब ये 3 चार्जेस हैं और स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हम किसी एक पॉइंट को चुन लेते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट को चुन लेते हैं। सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट को चुन लिया, हमने यहां पे एक पॉइंट को चुन लिया, स्पेस में कोई पॉइंट है। हम यहां निकालना चाहते हैं कि यहां फील्ड कितनी है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो ये कहता है कि हम फील्ड ड्यू टू 1 निकालें, फील्ड ड्यू टू 2 निकालें और फील्ड ड्यू टू 3 निकालें और तीनों को जोड़ दें। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम फील्ड ड्यू टू 1 निकाल लेंगे। यहां से कोई डिस्टेंस रहा होगा इसका R1, तो फील्ड ड्यू टू 1 रेडियली आउट होगा, इधर होगा, ये क्या कहलाएगा? E1 वेक्टर। फील्ड ड्यू टू 2, बिकॉज 2 एक नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड ड्यू टू 2 क्या होगा? रेडियली इनवर्ड होगा, कितना होगा? E2 वेक्टर हम निकाल सकते हैं, KQ2/R2²। फील्ड ड्यू टू 3 हम निकाल सकते हैं, हम फील्ड ड्यू टू 3 यहां निकाल सकते हैं, क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड, कितना होगा? KQ3/R3², ठीक है। और फिर तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहां एक नेट फील्ड आएगा। इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा फील्ड इज इक्वल टू, नेट फील्ड इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ठीक है। हमने यहां फील्ड निकाला E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और एक डायरेक्शन होगी। तो सपोज यहां पे फील्ड आया था तुम्हारा, जो यहाँ पे फील्ड तुम्हारा निकला था, वो सपोज इस तरह से था। इस पॉइंट पे मान लो तुम्हारा फील्ड आया, वो मान लो तीनों का वेक्टर सम करने पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की आएगी। मान लो ये तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन आ गया, ये कितना आ गया? E नेट। देखो कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि तीनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दिए, बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में तुमको तीनों मिलके एक ही दिखेगा। तुम ये नहीं, तुम्हारे पास एक फील्ड है, मेरे पास कहीं एक फील्ड है, बट हम ये नहीं जानते हैं और हम ये जान भी नहीं सकते हैं कि वो फील्ड किस किस फील्ड से मिलके बना था। वो बन गया तो हमको वो एज ए होल दिखता है, हमको वो फील्ड एक रिजल्टेंट फील्ड ही दिखता है। हमको वो ये नहीं बताता है कि देखो मैं रिजल्टेंट हूं और मैं इससे इससे और इससे बना हुआ हूं, वो नहीं बताता है। मेरे पास कोई तरीका नहीं पता करने का कि वो फील्ड कैसे बना है। हम सिर्फ ये जानते हैं वो एक फील्ड है, जो एक नेट फील्ड है, जो कि चार्ज रखने पे उस डायरेक्शन में वो नेट फील्ड किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है, किसी नए चार्ज पे उस पॉइंट पे प्लेस करने पे वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यानी कि फील्ड हमको जो मिलता है वो मिलता है, वो इंटरनली कैसे बना है वो स्टडी करने में, हम डेराइव करने में ठीक है, बट वो अपने आप को एक नेट फील्ड के रूप में ही उस पॉइंट पे प्रकट करता है, मतलब दिखाता है, एग्जिबिट करता है, ठीक है। अब समझो यहां फील्ड आ गया, तो यहां पे जस्ट तुमने फील्ड निकाला, तुम हर पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हो। पूरे स्पेस पे कोई भी पॉइंट चले जाओ, तुमको वहां फील्ड क्या करना है? 3 फील्ड निकालना है। उस पॉइंट पे वेक्टर E1 निकालना है, उस पॉइंट पे वेक्टर E2 निकालना है, उस पॉइंट पे वेक्टर E3 निकालना है और तीनों का वेक्टर सम कर देना है। यही करना है तुमको। अब सोचो ये सब जगह फील्ड बना हुआ है, कुछ ना कुछ फील्ड सब जगह बना हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग लाता हूं। एग समझते हो ना? हाँ, हालांकि एग ठीक है। मैं एक एग लाता हूं, उसको बीच से कट करता हूं, उसका सांस बीच का मिडिल निकाल देता हूं, फिर इसको लाके बंद कर देता हूं ताकि ये दोनों चार्ज उसके अंदर बंद हो जाए, ताकि ये दोनों चार्ज उसके अंदर बंद हो जाए। या मैं एक ऐसा बोतल लेता हूं, एक बोतल लेता हूं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, अजीब सा है, गंदा सा दिख रहा है, खूबसूरत भी नहीं है, इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं, इसे यहां से बीच से काट देते हैं, पूरा क्लोज है, इसको पूरा बीच से काट देते हैं। काट के क्या करते हैं? फिर दोनों को यहां एक को लाते हैं, एक को नीचे से लाते हैं और दोनों को चिपका देते हैं। इस तरह से चिपकाते हैं कि ये दोनों चार्ज अंदर रह जाता है, ये बाहर रह जाता है। समझो हम क्या करते हैं, यहां पे एक सरफेस बना रहे हैं किसी भी शेप का, मेरी मर्जी, मैं ऐसा करके एक सरफेस बना रहा हूं, एक ऐसा क्लोज जो चारों तरफ से बंद है,
चाहे पोटैटो हो, चाहे वो ये एप्पल हो। हम क्या करते हैं, इसको एक आर्बिट्रेरी, कोई रूल्स नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं, एनी आर्बिट्रेरी, हम एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, क्लोज सरफेस। इसको नाम देंगे हम गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस। समझना, ये सरफेस है, प्लेन नहीं है। ये सरफेस है, ये प्लेन नहीं है। मतलब ये 3 डायमेंशन में होगा। इसका जो शेप होगा वो 3 इलिप्सॉइड, स्फेयर, इस टाइप का चीज है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर लिया और कह दिया ये क्लोज्ड है। ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस का मतलब चारों तरफ से बंद। हमने इसको डाल दिया, तो जैसे हमने इसको डाला तो ये हमने एक आर्बिट्रेरी शेप का बना दिया। अब इसमें तुम देखो, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड थी। फील्ड तो पहले से थी, ये तो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये तो मैंने कैसे भी ड्रॉ कर दिया। फील्ड तो पहले से थी, तो हर पॉइंट पे फील्ड या तो इससे बाहर निकल रहा होगा या अंदर आ रहा होगा। देखो क्या क्या केसेस पॉसिबल है। ये एक पॉइंट है, यहां हम छोटा सा डीए वेक्टर ले रहे हैं, बहुत छोटा सा। हम एक छोटा सा पैच बना रहे हैं। कौन सा पैच, ये पैच देखो, ये दिख रहा है ना, पेन से बना हुआ। या फिर ये पैच, एक छोटा सा पैच बना रहे हैं। इसके ऊपर हम यहां एक छोटा सा पैच बना रहे हैं। ये जो पैच है, इसकी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी, ये हम जानते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस पे हमेशा हम आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। यहां पर एरिया वेक्टर ऐसी होगी, डीए वेक्टर होगा। यहां पर एरिया वेक्टर ऐसी होगी। हम इसमें मिलियंस ऑफ पिंस डाल सकते हैं। हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर कहीं ऐसी होगी और कहीं एरिया वेक्टर ऐसी होगी। हम इसको मिलियंस ऑफ स्मॉल 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 पैचेज में डिवाइड करते चले जाएंगे और हमको उसका एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे क्या करेंगे, नॉर्मल लेते चले जाएंगे। ये डीए वेक्टर है, यहां एक डीए वेक्टर है। जैसा सरफेस बनाओगे, जैसे जैसे सरफेस मुड़ता जाएगा, उसके ऊपर नॉर्मल भी वैसे ही क्या होगा, मुड़ता जाएगा। अब समझो इस बात को। तुमने तो ये आर्बिट्रेरी बनाया था, लक क्या हुआ, किस्मत की बात है, यहां जो फील्ड था लकीली वो इसी डायरेक्शन में था। यहां जो फील्ड था इवन वेक्टर, वो लकीली इसी डायरेक्शन में था, यानी अलोंग द नॉर्मल ही था, सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी फील्ड जो यहां था, इस पॉइंट पे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर था फील्ड, उसके नॉर्मल था फील्ड। यानी डीए वेक्टर और इवन वेक्टर में यहां एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो यहां इसके थ्रू फ्लक्स क्या लिखाएगा बताओ, इवन डीए कॉस 0 डिग्री। पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, बाहर निकलता फ्लक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर की तरफ लेते हैं। बताइए, तो ये है पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री, यानी यहां पे फ्लक्स क्या आ गया, पॉजिटिव। ये किस्मत की बात है, किस्मत की बात। किसी पॉइंट पे ऐसा भी है, किसी पॉइंट पे ऐसा भी है कि फील्ड लकीली उस पॉइंट पे ग्रेज कर रहा था। ग्रेज मींस सरफेस के टेंजेंशियल था। एक ऐसा ही पॉइंट था जहां पे जो E2 वेक्टर था वो इस सरफेस को जस्ट, इस सरफेस के एकदम टेंजेंशियली निकल रहा था। उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस के टेंजेंशियल थी, यानी उस पॉइंट पे फ्लक्स कितना हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसके थ्रू, इस डीए के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। E2 डॉट डीए 0। यहां क्या था, E1 डॉट डीए, E1 डीए कॉस 0, पॉजिटिव फ्लक्स। यहां पे एक ऐसा पॉइंट था जहां फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन जस्ट इसके उल्टी थी। हो सकता है तुमको ऐसा पॉइंट मिल सकता है पूरे सरफेस पे जहां डीए वेक्टर और ई वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होंगे। तो इस पॉइंट पे एंगल कितना है दोनों में, 180 डिग्री। तो जब ई डॉट डीए करोगे तो कितना आएगा, E3 इंटू डीए कॉस 180 -1, यानी -E3 डीए। यहां पे फील्ड ऐसे था, E4, यानी फील्ड की मैग्नीट्यूड यहां E4 थी,
फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ E4 थी और डायरेक्शन जो था उस पॉइंट पे नॉर्मल के साथ कुछ थीटा पे था जो कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है। यहां पॉजिटिव होगा, हालांकि मैक्सिमम नहीं होगा लेकिन अभी भी पॉजिटिव होगा। ई डॉट डी है अभी भी नेट फ्लक्स, क्योंकि फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक जो इसके सरफेस के पैरेलल है जिसका फ्लक्स 0 है, और एक जो परपेंडिकुलर है वो कितना है E4 cos थीटा, वो फ्लक्स दे रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स है। यहां तुमको एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, E5 थी, और ये जो एंगल बन रहा था इनके बीच में वो क्या बन रहा था, ऑब्ट्यूज बन रहा था। यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव है, हालांकि उतना नेगेटिव नहीं है जो 180 पे होता। 180 में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव के साथ, बट है तो अभी भी इसका एक कंपोनेंट क्या है, इस फील्ड E5 का एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है, वो ग्रेस करता निकल रहा है, उसका फ्लक्स 0 है, और एक कंपोनेंट अंदर की तरफ है, उसका फ्लक्स नेगेटिव है। तो कहीं पॉजिटिव आएगा, कहीं नेगेटिव आएगा, कहीं 0 आएगा, कहीं पॉजिटिव आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा जितना होना चाहिए, कहीं नेगेटिव आएगा बट मैक्सिमम नेगेटिव नहीं होगा। हर पॉइंट पे अलग अलग चीज होगा, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट। बट एक चीज तय है कि किसी भी सरफेस को बनाओगे तो हर पॉइंट पे जो फील्ड, जो एरिया वेक्टर होगा, और उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस, उस पॉइंट पे लोकल वैल्यू जो फील्ड होगा जो प्री डिटरमाइंड था उस पॉइंट पे, उनका एक डॉट प्रोडक्ट आएगा। गॉस ने कहा नहीं, प्रूव किया। अगर तुम इस पूरे फ्लक्स को जोड़ दो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, अगर तुम जोड़ो E1 डॉट डीए का वैल्यू जो प्लस आ रहा था, प्लस E2 डॉट डीए का वैल्यू जो 0 आ रहा था, प्लस E3 डॉट डीए का वैल्यू जो माइनस आ रहा था, प्लस E4 डॉट डीए का वैल्यू जो प्लस था, भले कम था प्लस था, प्लस E5 डॉट डीए का वैल्यू, सब कुछ जोड़ते जाओ, हर पॉइंट पे फ्लक्स को निकालते जाओ और जोड़ते जाओ, पूरा जब समेशन निकालोगे तो उसने कहा इंटीग्रल ऑफ ई नेट डॉट डीए। ई नेट क्या है, फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, 2 एंड 3, Q1 माइनस Q2 एंड Q3, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस E net dot D, and that is going to be equal to, निकालते जाओ, कहीं प्लस कहीं माइनस करते जाओ, ये हमेशा इक्वल टू होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वल टू होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझो इस बात को। यहां जो तुम फील्ड ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यहां जो फील्ड ले रहे हो ये क्या ले रहे हो, नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वेदर दे आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के बाहर, इस गॉसियन सरफेस के बाहर था Q3 और इसके भीतर है Q1 माइनस Q2। ये जो तुम फील्ड ले रहे हो, ये ले रहे हो फील्ड ड्यू टू 1 प्लस फील्ड ड्यू टू 2 प्लस फील्ड ड्यू टू 3, तीनों का वेक्टर सम। लेकिन जब तुम फ्लक्स में यहां लिखोगे तो सिर्फ अंदर का चार्ज लोगे, बाहर का चार्ज फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। बाहर का, तो यहां पे क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में, जो टोटल फ्लक्स इसके थ्रू होगा वो होगा Q1 माइनस Q2, नेट चार्ज जो अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जो फ्लक्स टोटल होगा, इस केस में जो नेट फ्लक्स होगा ना, इस केस में जो नेट फ्लक्स होगा, इन दिस पर्टिकुलर केस, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझो, ये है नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, एंड दिस इज चार्जेस, नेट चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस इज द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। समझो, दिस इज द नेट चार्ज
inside the Gaussian surface. Net charge inside the Gaussian surface. अब समझो इस बात को, इसको निकालना दुनिया में सबसे कठिन काम है। लेफ्ट हैंड साइड को निकालना दुनिया में सबसे कठिन काम है और राइट हैंड साइड को निकालना दुनिया में सबसे आसान काम है, लेकिन दोनों बराबर है। यदि जब पूछेगा लेफ्ट हैंड साइड तो निकालोगे राइट हैंड साइड और प्रिटेंड करोगे कि निकाल दिए। लेफ्ट हैंड साइड को निकालना, हर पॉइंट पे फील्ड निकालना, हर पॉइंट पे डीए वेक्टर निकालना, हर पॉइंट पे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना और फिर उन मिलियंस ऑफ पॉइंट को जोड़ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ही है। और चार्ज को जोड़ना 2 कूलम या 5 कूलम माइनस 3 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना और डिवाइड करना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन दोनों इक्वल है और गॉस ने इसको प्रूव किया था, हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जब भी तुमसे फ्लक्स पूछा जाएगा क्लोज सरफेस से, तो फ्लक्स का मतलब तो ये होता है, फ्लक्स का मतलब तो ये होता है, बट बिकॉज ये इसके इक्वल होता है तो हम निकालते ये हैं। जैसे इस केस में, तो इसका मतलब समझो, इस स्टेटमेंट के कई मायने हैं, इसको हम फिर से बताएंगे तुमको बहुत बार। गॉस लॉ का स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उसको समझने के बाद उसमें जो प्लेजर है और उसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आईआईटी में, जो लॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें जो मजा आता है वो किसी टॉपिक में नहीं आता। समझो उसको, हम समझेंगे इसको पूरी तरह से। इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल चार्ज हैव नो कंट्रीब्यूशन। सो इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड चार्ज Q3 contributes to field, but have no contribution to flux. Outside charge to net flux. आउटसाइड चार्ज जो होता है वो फील्ड में तो कंट्रीब्यूशन देता है बट फ्लक्स में नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? थोड़ा सा हम तुमको हिंट दे रहे हैं क्यों नहीं दे पाता है, बताएंगे तो बाद में। जरा सोचो, सिर्फ Q1 के कारण फील्ड होता तो क्या होता, और सिर्फ Q1 चार्ज होता तो इसका फील्ड बाहर निकलता। अगर सिर्फ Q1 चार्ज होता तो Q1 के कारण फील्ड क्या होता, बाहर निकलता। तो जो फील्ड एक बार उसको बाहर निकल जाता, क्या वो कभी लौट के आता? नहीं, वो एक बार निकलता तो कहां जाता, उसके इंफिनिटी पे जाता। यानी Q1 के कारण फील्ड सिर्फ बाहर ही निकलता और कुछ नहीं। समझ रहे हो? Q1 के कारण जो फील्ड लाइन होता वो इस सरफेस से बाहर ही निकलता, अंदर कभी नहीं आता। तो यहां से निकला हुआ कोई फील्ड लाइन अगर यहां से पार कर गया तो पार कर गया तो कर गया, फिर वो वापस नहीं आएगा, फिर ये कहां जाके एंड होगा, इंफिनिटी पे। इसलिए अगर हम यहां पे लिख दें E1 डॉट डीए, सिर्फ फील्ड किसका ले, 1 का, E1 डॉट डीए, तो यहां पे आता है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां अगर E1 कर देंगे तो यहां कितना आएगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। जगह है क्या हमारे पास? ठीक है, देखो समझो इस बात को। इंटीग्रल ऑफ अगर हम कर दें सिर्फ फील्ड ड्यू टू 1 डॉट डीए, ये होता Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सिर्फ करें माइनस Q2 का, तो माइनस Q2 में क्या होता है, फील्ड इन्फिनिटी से आता और यहां एंड करता। और सिर्फ माइनस Q2 चार्ज होता तो क्या होता कि माइनस Q2 होता तो फील्ड इन्फिनिटी से आता और यहां एंड करता। तो यानी इसके कारण सिर्फ फील्ड अंदर आता, Q1 के कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण सिर्फ फील्ड बाहर जाता। जो एक बार बाहर निकल जाता, इसको क्रॉस करता, वो वापस उससे नहीं टकराता, यानी सिर्फ बाहर निकलता, इजेक्शन होता। माइनस Q2 के कारण सिर्फ फील्ड लाइन का गेन होगा, प्लस Q1 के कारण सिर्फ फील्ड लाइन का लॉस होगा। तो ये आता अंदर। तो इसके कारण अगर हम लिखते इंटीग्रल ऑफ ओनली फील्ड ड्यू टू 2, अगर ये अकेला होता डॉट डीए, ये होता माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सर दिख नहीं रहा है, आप क्या लिख रहे हो
राइट की वजह से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसको समझ गए हो? इसको समझ, इस डायग्राम को मिटा रहे हैं हम, क्लास में फिर और करेंगे, बताते हैं। देखो, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, हम जो सॉलिड एंगल से और दूसरे तरीके से डिराइव करेंगे। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है कि जो बाहर का चार्ज होता है वो फील्ड में तो कंट्रीब्यूट करता है, बट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। देखो, ये मान लो कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है। हाँ, ये है मान लो Q3, ये है Q1, ये है -Q2। अगर सिर्फ Q1 होता तो क्या होता? अगर सिर्फ Q1 होता तो फील्ड लाइन इस तरह से निकलता है इसमें से, समझ रहे हो ना? जो फील्ड लाइन इसको एक बार क्रॉस कर जाता, बाहर निकल जाता, वो वापस नहीं आता। इसका मतलब इसके कारण फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ Q1 लेते, क्या लेते? अगर हम सिर्फ Q1 लेते, कैसे? ऐसे लेते। देखो, अगर हम लेते सिर्फ Q1 तो लिखते ओनली इफ आई टेक फील्ड ड्यू टू Q1 डॉट DA। ये ई नेट नहीं है, Q1 डॉट DA, ये होता Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस साइन के साथ, क्योंकि जब फील्ड बाहर निकलता है सरफेस से तो हम इसको पॉजिटिव फ्लक्स मानते हैं। अगर सिर्फ -Q2 होता, Q1 और Q3 नहीं होता, सिर्फ -Q2 होता, तब क्या होता? इसका फील्ड लाइन क्या होता? अंदर आता, इसका फील्ड लाइन आता अंदर, ऐसे। हमको पता है फील्ड लाइन जो होता है -Q क्या होता है? इनवर्ड होता है। तो उस केस में क्या होता? देखो, फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन मैक्सिमम केसेस में ऑब्ट्यूस एंगल ही बनाता है। फील्ड इनवर्ड और एरिया वेक्टर आउटवर्ड मैक्सिमम केसेस में ऑब्ट्यूस ही बनाता है, यानी कि फ्लक्स ज्यादातर नेगेटिव ही होता। इस केस में जब Q1 का केस था, फील्ड का डायरेक्शन बाहर था, एरिया वेक्टर भी बाहर होता है, ये मैक्सिमम केस में क्या होता है? एक्यूटी बनाता। तो अगर हम सिर्फ -Q2 डालते और फील्ड 2 लेते, फील्ड ड्यू टू -Q2 DA, सिर्फ इसको करते इसी गॉसियन सरफेस पे, तो आता -Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन का मतलब है कि नेट फ्लक्स जो होता ड्यू टू -Q2 वो इनवर्ड होता, कलेक्शन होता, वो रिएक्शन नहीं होता। थर्ड, अगर हम Q3 को लेंगे तो क्या होगा? देखो, Q3 से निकला कोई भी फील्ड लाइन, कुछ भी कर लो, जो एंटर करेगा वो बाहर भी निकलेगा। Q3 से निकला हुआ कोई भी फील्ड लाइन, समझो ये हमारा फील्ड लाइन जो Q3 से निकला है, ये हमारा फील्ड लाइन है जो Q3 से निकला है। यहां एंटर किया तो यहां बाहर भी तो निकल गया। तुम कोशिश करो एंटर कर जाए और निकलने ना दे। सिर्फ Q3 के कारण फील्ड लाइन, तुम कोशिश करो कि एंटर तो कर गया और निकले नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो भी फील्ड लाइन एंटर करे वो निकलेगा भी। यानी इसके कारण समझो, Q1 के कारण फील्ड सिर्फ बाहर जा रहा था, ओनली आउटसाइड। Q2 के कारण फील्ड लाइन सिर्फ अंदर आ रहा था, ओनली इनसाइड। इसके कारण जितना इनसाइड उतना आउटसाइड। फील्ड है, Q3 के कारण फील्ड तो है, बट वो फील्ड ना तो कलेक्ट ही हो पा रहा है और ना एमिट ही हो पा रहा है। उसका नेट सम 0 हो जा रहा है, क्योंकि वो Q3 के लिए ये सरफेस एक ऐसे बकेट की तरह बिहेव कर रहा है। Q3 के लिए ये सरफेस एक ऐसे बकेट की तरह बिहेव कर रहा है जिसका बॉटम ओपन है, यानी कि यहां से फील्ड एंटर करता है और उतना ही फील्ड बाहर निकल जाता है। यानी Q3 के कारण क्या होगा? अगर हम यहां पे इस इक्वेशन को लिखें ओनली फॉर Q3, हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ E3 0 नहीं है, समझो E3 0 नहीं है। इस पॉइंट पर
जो फ्लक्स है E3 वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, नेगेटिव। बट इस पॉइंट पर E3 वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कहीं पॉजिटिव, तो ये जितना देता है उतना ही निकाल भी देता है। इसीलिए फील्ड होते हुए भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फ्लक्स दे रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फ्लक्स ले भी रहा है। लेकिन एज ए होल पूरे सिस्टम पे अगर हम यहां सर्किल निकाल देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ओपन सरफेस पे इसका नेट फ्लक्स हो, बट क्लोज सरफेस पे इसका नेट फ्लक्स जीरो आता है, 0/ε0। अब क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दो, एड द थ्री इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा बताओ, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, इफ यू एड इट तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डीए ले लो कॉमन, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट डीए कितना होना चाहिए बताओ, Q1 माइनस Q2 प्लस 0/ε0। यही तो है, यही तो है। E नेट डॉट डीए इज Q इनसाइड बाय ε0। फील्ड में E3 है, फील्ड में तुम E3 को ले सकते हो, लेकिन फ्लक्स में उस E3 का कंट्रीब्यूशन 0 है। ठीक है, चलो अब तुमको हम इसको डिराइव करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, लेकिन आज नहीं करेंगे, तो आज ज्यादा हो जाएगा, तो इसको देखना, इसको देखना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुमको गॉस लॉ डिराइव करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। हम गॉस लॉ डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ